मैं 21 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मुझे मेरे ही बाप ने धोखा देकर कोठे पर बेच दिया ताकि वह अपनी नशे की लत को पूरा कर पाए। वह इतना गिर गया कि एक दिन वह खुद ही मेरा ग्राहक बनकर आया। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे खींचकर बिस्तर पर पटक दिया। फिर उसने मेरे साथ जो किया सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरा नाम सुहाना है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही हैं। मैं उनकी अकेली संतान हूँ। बचपन से ही मैं और मेरे परिवार ने गरीबी की बहुत मार झेली है। मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं, जिसमें इतनी कमाई नहीं हो पाती कि हम लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। मेरे पापा जैसे तैसे करके मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनकी तबीयत अब काफ़ी ख़राब भी रहने लगी है, क्योंकि वह नशे की लत का शिकार हैं, जिसकी वजह से परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल है। धीरे धीरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई और इसीलिए मैंने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया। मैंने एक जगह पर नौकरी कर ली, जिससे मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। मैं अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती थी। मैं हमेशा पापा को समझाती रहती कि आप इस नशे की लत को छोड़ दो। वह हर बार मुझसे कहते कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन दिन बीत रहे थे पर वह अपनी उस लत को छोड़ ही नहीं रहे थे। एक दिन जब मैं जॉब से लौट रही थी, तभी मुझे पापा कुछ आदमियों के साथ खड़े दिखाई दिए। वह आदमी मुझे देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। वह सभी नशे में धुत थे। मैं उन्हें देखकर जल्दी जल्दी चलने लगी, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। मुझे लगा इस वक्त पापा भी अपने होशो हवास में नहीं होंगे और ये लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, कहीं ये मेरे साथ कोई गलत हरकत ना करने लगें। मैं जल्दबाजी में चलते हुए घर आ गई। जब घर पहुंची तो माँ ने मुझे परेशान देखा। मैं बुरी तरह से हाँफ रही थी। वह मुझे देखकर कहने लगी कि क्या हुआ सुहाना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर माँ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह कहने लगी, तुम्हारे बाप की इतनी उम्र हो गई है, लेकिन उसे तो किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं है। घर में जवान बेटी बैठी हुई है, उसकी शादी ब्याह करने से कोई मतलब नहीं है, बस खाली अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा हुआ है। ऊपर से ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठक कर रखी है जो एक नंबर के गिरे हुए इंसान हैं, जिनका ना तो कोई ईमान है ना धर्म। जब पापा लौट कर आए तो मैंने उन्हें एक बार फिर से समझाने की कोशिश की कि वह लोग ठीक नहीं हैं। मेरी बात सुनकर पापा परेशान से हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में। मेरे पापा कौन सी बुरी संगत में पड़ गए हैं जिसे वह ना तो खुद छोड़ पा रहे हैं, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस सब से उनका पीछा छुड़ाऊं। फिर मैंने सोचा कि कल सुबह मैं ठंडे दिमाग से पापा को एक बार फिर समझाऊंगी, क्योंकि इस वक्त वह अपने आप में नहीं है। अगले दिन सुबह मैं अपने काम पर वापस चली गई, क्योंकि पापा तो बहुत ज़्यादा लेट उठते थे। तो आखिर मैं उनसे क्या बात करती, और मुझे काम पर जाने में देरी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि लौट के आकर मैं उनसे बात करूंगी। शाम को जब मैं लौट कर आई तो पापा एक बार फिर से घर के बाहर जा रहे थे। मैंने उन्हें तुरंत ही रोका और उनसे कहा कि पापा, नशा करना बहुत बुरी बात है, इससे न जाने कितने घर बर्बाद होते हैं। आप हमारे घर की ही हालत देख लीजिए। हम लोग कई सालों से इस गरीबी से जूझ रहे हैं। जहां हम पहले खड़े थे वहीं हम आज भी खड़े हैं। हमने अभी तक कोई भी तरक्की नहीं कर पाई है, जबकि हमारे रिश्तेदारों को देखिए, वह अब पहले से काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हो चुके हैं, लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ ये नशा। अगर आज आप अपने पैसे नशे में ना उड़ाएं तो हमारे घर के हालात भी बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ आप ही कमाने वाले थे, लेकिन अब तो मैं भी नौकरी कर रही हूँ। तो हम दोनों लोग मिलकर इस घर को और भी अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन आपके नशे की बुरी लत की वजह से इस घर के खर्चे पूरे ही नहीं हो पाते हैं,
क्योंकि सारा पैसा तो बुरी आदतों में ही आप उड़ा देते हैं। पापा कहने लगे, बेटा मैं ये सब करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसी लत पड़ गई है कि मैं इस नशे से जितना भी दूर रहने की कोशिश करता हूँ, रह ही नहीं पाता हूँ। मैंने उनसे कहा, सबसे पहले तो आप अपने दोस्तों की संगत को छोड़ दें, क्योंकि अगर कभी आप कोशिश भी करेंगे तो आपके दोस्त आपको बार बार इस दलदल में घसीट कर बुला लेंगे। और आप फिक्र मत करिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलूँगी, वह आपका इलाज करेंगे। इसके बाद आपको जो भी बेचैनी होती है वह सारी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपको नशे की तलब लगना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये सुनकर मेरे पापा मुस्कुराने लगे और उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। उसके बाद हम लोग खाना खाकर सो गए। 2-3 दिन बीते ही थे कि जब मैं काम से लौटी तभी किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि 2 आदमी मेरे पापा को पकड़े हुए खड़े थे। वह अपने होशो हवास में नहीं थे और उनके सर पर चोट भी आई हुई थी। पापा की ऐसी हालत देखकर मैं और मम्मी बुरी तरह से घबरा गए। जब मम्मी ने उन आदमियों से पूछा कि ये सब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि पापा नशे की हालत में घर की तरफ आ रहे थे, तभी एक गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई, जिसकी वजह से उन्हें चोट आ गई। मम्मी बड़बड़ाने लगी कि इस आदमी को तो अपनी जान की भी फिक्र नहीं है, अगर इसे आज कुछ हो जाता तो हम दोनों माँ बेटी का क्या होता, लेकिन इसे तो किसी की परवाह ही नहीं है, इसे बस सिर्फ अपने नशे से मतलब है। मैंने तुरंत ही पापा को दवा खाने ले जाकर उनके सर पर मरहम पट्टी करवाई। उस पूरी रात मैं और माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहे। अगले दिन दोपहर तक पापा को होश आया और जब हमने उन्हें बताया कि वह किस हालत में घर में लाए गए थे, तो उन्हें एक बार फिर से पछतावा होने लगा। मैंने भी गुस्से में पापा पर चिल्लाते हुए कहा कि आपको मैंने कल ही कितना समझाया था, लेकिन फिर भी आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। आप पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता है। जब भी मैं आपको समझाती हूँ तब आप इस तरह से दिखावा करते हैं कि जैसे आप मेरी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन अगले ही दिन से आपकी फिर से वही हरकतें शुरू हो जाती हैं। मेरा इतना कहना था कि पापा एक बार फिर से मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि बेटा मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पाता। मैंने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि आपने उन बेकार दोस्तों की संगत छोड़ दीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आज आप नतीजा देख लीजिए कि आप इस नशे की लत का इस कदर शिकार हो चुके हैं कि आपको किसी की भी जान की फिक्र नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और पापा का वही हाल था। मैं पापा के नशे की लत के साथ साथ उनके दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि पापा जिन लोगों के साथ उठते बैठते थे वह लोग बहुत ही गंदी नज़र के इंसान थे। वह लड़कियों पर गंदी नज़र रखते थे। मैंने उन्हें कई बार दूसरी लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए देखा था और उनके बारे में गलत सलत बातें करते हुए भी सुना था, लेकिन पापा को तो ऐसा लगता था कि उनके दोस्त ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं इधर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि पापा अपने दोस्तों की संगत को छोड़ दें। धीरे धीरे मैंने और माँ ने पापा का घर से निकलना बंद करवा दिया। मैंने उनसे कहा कि अब आपको काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इस घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा लूँगी, इसीलिए आप चुपचाप घर पर बैठिए। पापा घर पर तो रहने लगे थे, लेकिन वह हर वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे। मैंने देखा था कि उनके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे होते थे और वह इस तरह से बेचैन घूमते थे जैसे कि कोई उनसे उनकी सांसें छीन रहा हो। नशा न मिल पाने की वजह से वह हम माँ बेटी से कोई न कोई बहाना बनाकर बाहर जाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन हम लोग उन्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने देते थे। धीरे धीरे मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब पापा को नशे की बिल्कुल भी तलब नहीं लगेगी। अब मेरे घर के हालात थोड़े थोड़े सुधरने भी लगे थे, क्योंकि भले ही पापा अब नहीं कमा रहे, सिर्फ मैं ही अकेले काम कर रही थी, लेकिन अब हमारा पैसा पूरी तरह से बच रहा था। पहले तो पापा अपनी कमाई नशे में उड़ा ही देते थे, लेकिन उसके साथ साथ
जो पैसे मैं कमाती थी उनमें से भी पैसे पापा अक्सर गायब कर दिया करते थे। लेकिन अब जबकि वह घर में रहने लगे थे तो अब मेरे सारे पैसे बच जाया करते थे। इधर मैंने कुछ पैसे जोड़कर पापा का डॉक्टर के पास से इलाज करवाना भी शुरू कर दिया था। इलाज बहुत महंगा था, इसलिए मैंने कुछ बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था ताकि मैं जल्द से जल्द अपने पापा को ठीक कर सकूं। मैं जानती थी कि नशा न मिल पाने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वह अक्सर मुझसे कहते थे कि उनका दम घुट रहा है, उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, उनको लग रहा है कि वह मर जाएंगे। लेकिन मैं उन्हें समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको धैर्य रखना होगा। कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार पड़ा। हम सब ने काफ़ी सालों बाद खुशी खुशी यह त्यौहार मनाया था। हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, क्योंकि अब पापा की नशे की लत काफ़ी कम हो गई थी और वह हमारे साथ मिलजुल कर इस त्यौहार को हंसी खुशी मना रहे थे। उस दिन हम सब ने एक साथ बैठकर खाना भी खाया। ये सब देखकर मेरी और माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर जब शाम का वक्त हुआ तो पापा कहने लगे कि सभी लोग होली मिलने के लिए जा रहे हैं, मैं भी अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। माँ ने पापा को मना किया कि वह ऐसा ना करें, तो वह कहने लगे कि त्यौहार पर तो हर कोई एक दूसरे से मिलने जाता है और फिर एक दिन मिलने से कुछ भी नहीं होता। मुझ पर भरोसा रखो, मैं अब दोबारा से उस जाल में नहीं पड़ूंगा। पापा मुझसे बोले, बेटा तूने मुझसे जो भी कहा मैंने हमेशा तेरी बात मानी, तो क्या आज तू मेरी ये एक बात नहीं मानेगी? मैं ना जाने कितने दिन से घर के अंदर कैद हूँ, मुझे भी तो बाहर की दुनिया में सांस लेने की आज़ादी होनी चाहिए। और फिर आज तो त्यौहार का दिन है, आज तो सभी लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, तू भी तो अपनी सहेलियों से मिलकर आई है, तो क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपने दोस्तों से मिलकर आऊं और उन्हें भी त्यौहार की बधाइयाँ दूं? उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई और मैंने उनसे कह दिया कि ठीक है आप जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर मत करिएगा, बल्कि जल्दी ही आइएगा। मेरे इतना कहते ही पापा बहुत खुश हो गए और फिर खुशी खुशी अपने दोस्तों से मिलने के लिए चले गए। इधर धीरे धीरे रात होने लगी थी और पापा का कोई अता पता ही नहीं था, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मैं और माँ भी टेंशन में थे। तभी मेरे फ़ोन पर घंटी बजी। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तभी उधर से एक आदमी की आवाज़ आई, जिसने कहा कि सुहाना, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम तुरंत ही नुक्कड़ वाली दुकान के पास आ जाओ। पापा के एक्सीडेंट की बात सुनकर मैं इतना हड़बड़ा गई कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं इस बारे में किसी और से कुछ कहूँ। मैं सीधा अपना बैग उठाकर भागती ही चली गई और जैसे ही नुक्कड़ वाली दुकान के पास पहुँची, वहाँ पर एक आदमी पहले से ही खड़ा हुआ मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं पहले से ही बुरी तरह से रो रही थी। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे पापा को हमने अस्पताल में ले जाकर एडमिट करा दिया है, तुम मेरे साथ अभी के अभी चलो, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। मैं तुरंत ही वहाँ खड़ी हुई गाड़ी में बैठ गई, लेकिन तभी उन्होंने मेरे मुंह पर एक रुमाल रखा और मेरे मुंह को कसकर दबा दिया, जिसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे होश ही नहीं रहा और जब मुझे होश आया तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मैं एक कमरे में बंद थी, जिसमें अंधेरा सा था, बस सिर्फ एक छोटे से रोशनदान से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं तुरंत ही उठकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। मैं रो रो कर दरवाज़ा खोलने की दुहाई दे रही थी, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। जब आधे घंटे तक दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं और बुरी तरह से चीखने लगी। तभी अचानक से किसी ने दरवाज़ा खोला और सामने का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि सामने मैंने देखा कि कई सारी लड़कियां सजी धजी एक लाइन में खड़ी हुई थीं और बहुत सारे आदमी अंदर बाहर आ जा रहे थे। उनके पहनावे से ही लग रहा था कि वह कोई अच्छी लड़कियां नहीं हैं। तभी एक मोटी सी औरत ने मुझे धक्का मारा और कमरे के अंदर लेकर आई। वह पान चबा रही थी और उसके बालों में गजरा लगा हुआ था। माथे पर उसने बहुत बड़ी सी बिंदी लगाई हुई थी। वह सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में ही खड़ी थी।
उसे देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वह मुझसे बोली, देख लड़की, अगर ज़्यादा नाटक किया ना तो तेरे हाथ पैर काट कर तुझे कहीं भी फिकवा दूंगी। इसीलिए जैसा कह रही हूँ चुपचाप वैसा कर। मैंने हिम्मत करके धीरे से उससे पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो वह ठाका मारकर जोर जोर से हंसने लगी। बोली, रानी, ये जन्नत है, तुझे नहीं पता? अभी तूने देखा नहीं, बाहर जन्नत की परियां खड़ी हुई हैं और अब तू भी उनमें से एक परी बनने वाली है। तू अब जन्नत में आ गई है। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ा कर उससे कहा, ठीक से बताइए कि ये कौन सी जगह है। तो वह चिल्लाकर कहने लगी, मेरा दिमाग खराब मत कर, अंधी है क्या? तुझे नहीं दिख रहा कि तू कोठे पर है? कोठा शब्द सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मैंने कहा, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ कौन लाया? तो वह हंसकर कहने लगी, अरे तुझे नहीं पता? तुझे तो तेरे ही बाप ने बेच दिया है। बड़ी ही बदकिस्मत है तू, जो तुझे ऐसा बाप मिला। उसके मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे ऊपर बिजली ही गिर गई। मैं उस पर जोर से चिल्लाई और कहा, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठी हो। तो उसने मेरे बाल कसकर पकड़े और बोली, मुझ पर क्या चिल्लाती है? चिल्लाना ही था तो अपने बाप पर गला फाड़ती। और एक बात कान खोलकर सुन, बहुत मोटी रकम में खरीदा है तुझे, इसीलिए बहुत अच्छी कमाई करवानी होगी तुझे। समझ ले, अगर नखरे दिखाए तो इतना मारूंगी कि मार मार के हालत खराब कर दूंगी। मुझसे इतना कहकर वह मोटी औरत वहाँ से चली गई और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। लेकिन मेरे सर पर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कई बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया हो। उसके कहे शब्द अभी भी मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या वह सच में नशे की लत में इतना ज़्यादा गिर गए कि उन्होंने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी? मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगी। तब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया कि किस तरह से मैं अपने पिता के एक्सीडेंट की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी उस आदमी के पास पहुंची थी। लेकिन जैसे ही मैं उस गाड़ी में बैठी जिससे वह लोग मुझे पापा के पास अस्पताल लेकर जा रहे थे, उसके आगे का मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे ही सगे बाप ने अपने नशे की लत के खर्चे को पूरा करने के लिए मुझे बेच दिया था। मुझे अपने पिता से नफरत हो रही थी। मैंने एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया और रोने चिल्लाने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। मैंने उसके सामने हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी ज़िंदगी खराब मत करो। लेकिन मेरी उसने एक भी ना सुनी। पहले तो उसने मेरे 2-3 खींचकर तमाचे लगाए, लेकिन जब मैंने उसके पैर नहीं छोड़े तो वह मुझे बहुत देर तक बेल्टों से पीटता रहा। जब मैं पूरी तरह से अधमरी हो गई तब वह मुझे छोड़कर चला गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी दुनिया अचानक से ऐसे कैसे बदल गई। मैं भगवान को कोसने लगी कि बचपन से हमेशा मैंने पैसों की तंगी को झेला, फिर जैसे तैसे करके अब मैं अपना घर चला रही थी। क्या इतने सारे दुख और तकलीफ़ें कम थीं जो अब मुझे ऐसी दर्दनाक ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है? जैसे तैसे 3-4 दिन बीते और उन दिनों में उन लोगों ने मेरे कमरे का दरवाज़ा सिर्फ 2 बार ही खोला, जिसमें उन्होंने बस 2 वक्त का खाना दिया था, उसके अलावा और कुछ नहीं। मैं अंदर से ही सिर्फ बाहर की आवाज़ें सुनती रहती थी। बाहर झांकने के लिए उस कमरे में कोई भी खिड़की नहीं थी। उस कमरे में से एक बहुत ही अजीब सी महक आती रहती थी। फिर एक दिन शाम को मेरे कमरे में कुछ लड़कियां आईं और वह मुझे तैयार होने को कहने लगी। जब मैंने उन्हें मना किया तो लड़कियों ने उसी आदमी को बुला लिया जिसने कुछ दिन पहले मुझे बेल्टों से बुरी तरह से पीटा था। उसे देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे और फिर मैं घबराहट के मारे चुपचाप तैयार होने लगी। कुछ देर के बाद मुझे बाहर उन लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दिया गया जिनके लिए कई सारे ग्राहक आ रहे थे। मैं चुपचाप अपना सर झुकाए वहाँ पर खड़ी हो गई। मुझे किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद मुझसे कहा गया कि जा, तू अपने कमरे में बैठ और तेरा ग्राहक तेरे पास भेजा जा रहा है।
मैं जाकर कमरे में बैठ गई। अब मैं अपनी किस्मत से पूरी तरह से हार चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि शायद अब यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी किस्मत है। कुछ ही देर में दरवाज़ा बंद हुआ और जब मैंने नज़र उठाकर सामने देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो ग्राहक कमरे में आया था वह और कोई नहीं बल्कि मेरा बाप ही था। अपने बाप की शक्ल देखते ही मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं तुरंत ही उठी और उस पर झपट पड़ी। उसका कॉलर पकड़कर सवाल पूछने लगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और बुरी तरह से रोने लगी। मेरे पिता ने तुरंत ही मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे वापस बिस्तर तक लेकर जाने लगे। अपने पिता को खुद के साथ ऐसा करते देख मैं और भी ज़्यादा घबरा गई। मुझे तो लगा कि मेरा बाप हैवान बन चुका है। वह इतना गिर चुका है कि अभी तक उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उससे उसका पेट नहीं भरा, और आज तो वह मेरे साथ बची हुई सारी मर्यादाओं को भी खत्म कर देगा। वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने तुरंत ही बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और फिर मुझे रोते हुए गले से लगा लिया। मेरे पिता भी रोने लगे और मुझसे धीरे से बोले, बेटी मुझे माफ़ कर दो। आज तुम्हारी ये जो हालत है मैं जानता हूँ कि ये मेरी वजह से ही है। अपने पिता के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी तो वह बोले, सुहाना मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ तक कि अब मैं इस निर्णय पर भी नहीं पहुँच पा रही थी कि मुझे अपने पिता पर विश्वास करना भी चाहिए या नहीं। कहीं वह एक बार फिर से मेरे साथ कोई झूठा नाटक तो नहीं कर रहे। मैंने अपने पिता को धक्का दिया और कहा कि तुम दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। तुम बाप के नाम पर कलंक हो। तो वह बोले, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी नफरत के काबिल हूँ। मैंने काम ही ऐसे किए हैं, लेकिन अब मैं तुमसे एक मौका मांगता हूँ, क्योंकि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहती तो वह कहने लगे, अब तुम कुछ भी मत कहो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और लेकिन एक बात का ख्याल रखना, यहाँ किसी को भी ये शक नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ या फिर तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है, या तुम मुझे पहले से जानती हो। पापा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर जो मोटी औरत बैठी थी वह उनके बाहर जाने की वजह पूछने लगी। तो पापा ने कहा कि मैं अपने नशे का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ, असली मज़ा तो तभी आएगा। ये कहकर वह दरवाज़ा बंद करके चले गए। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मुझे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। असल में सच क्या है कि मेरे बाप ने मुझे कोठे पर बेच दिया है, जो आज मेरा ग्राहक बनकर आया है, या फिर मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया। करीब 15 मिनट के बाद ही मेरे कमरे के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। ये सब सुनकर मैं बुरी तरह से सहम गई, क्योंकि ना जाने मेरे कमरे के बाहर ऐसा क्या हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया। तभी किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर जोरदार लात मारी, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब धीरे से आंखें खोली तो मेरे सामने पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर मैंने राहत की सांस ली। फिर वह लोग मुझे और मेरे जैसी कई मजबूर लड़कियों को वहां से निकाल कर ले गए। मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां मेरे पिता भी थे। एसपी साहब ने मेरे पिता को शाबाशी दी। ये सब देखकर आखिर माजरा क्या था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने एसपी साहब से पूछा कि आप मेरे पिता को शाबाशी क्यों दे रहे हैं, जबकि असल में मुजरिम तो यही हैं। उन्होंने ही मुझे इस नर्क में धकेला था। वह धीरे से मुस्कुराए और मेरी तरफ देखकर बोले, नहीं, असल में तुम्हारे पिता ही वह इंसान हैं जिन्होंने न सिर्फ तुमको इस नर्क से बचाया है, बल्कि तुम्हारे जैसी कई और बच्चियों को भी एक नई जिंदगी दी है। उनकी बातें सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। तभी पापा बोले, बेटा मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। उसके बाद पापा ने मुझे जो कुछ बताया उस पर मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। पापा ने कहा, बेटा उस दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल मुझे मिलने के लिए बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी।
वह लोग मुझे धोखा देने वाले थे। उस दिन जब मैं उनके साथ अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था तो उन्होंने मुझे त्योहार के नाम पर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए ऑफ़र की। पहले मैंने उन्हें मना किया तो कहने लगे कि यह बिल्कुल सादा कोल्ड ड्रिंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने उनकी बात पर विश्वास करके उसे पी लिया, पर उन्होंने उसमें पहले से ही कुछ मिलाकर रखा था जिसे पीते ही मैं बेहोश हो गया। और फिर उन्होंने तुम्हें फ़ोन करके ये झूठ कह दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि मेरे एक्सीडेंट की बात सुनकर तुम बिना सोचे समझे दौड़ी चली आओगी, और वही हुआ। उसके बाद उन्होंने तुम्हें भी बेहोश किया और एक बहुत अच्छी रकम के बदले उन लोगों ने तुम्हें उस कोठे पर बेच दिया और कोठे वाली से ये कह दिया कि वह तुम्हें यही बताए कि तुम्हारे पिता ने ही तुमको बेचा है, ताकि तुम्हारा हौसला टूट जाए और तुम वहाँ से निकलने के बारे में सोचो भी ना। इधर उन लोगों ने मुझे जो कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज़ मिलाकर दी थी, उसकी वजह से मुझे 2 दिन तक होश ही नहीं आया। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ भी ठीक से याद ही नहीं आ रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो तुम्हारी माँ इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि तुम एकदम से कहाँ चली गईं, और तुम्हारी माँ ने जब मुझे पूरी बात बताई तो मेरी भी हालत बुरी तरह से ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। हमने तुरंत ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कई दिनों तक तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चल सका। हम दोनों बहुत परेशान थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि तुम हमें छोड़कर ऐसे क्यों चली गईं। फिर एक दिन मैंने अपने उन दोस्तों को बहुत महंगी पार्टी करते हुए देखा। अब तक जिस नशे को खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, वह उनके पास ढेर सारी मात्रा में भरा पड़ा था। ये सब देखकर मुझे थोड़ा शक हुआ कि उनके पास अचानक से इतना पैसा आखिर कहाँ से आ गया। इसीलिए मैं उन दोस्तों में से एक को अपने साथ बहला फुसला कर अपने साथ लेकर गया, और फिर उसे नशे में चूर करके जब मैंने पूछा तो उसने नशे की हालत में मुझे सारी सच्चाई बता दी। और उसने ये भी बताया कि उन लोगों ने तुम्हें कहाँ पर बेचा था। मैंने तुरंत ही जाकर ये बात पुलिस में बता दी, और इसके लिए हमें एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी इस बात का यकीन किया और तुरंत ही एक्शन लिया और मेरे उन दोस्तों को गिरफ्तार करके पूरी बात डिटेल में निकलवा ली। हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए सर ने कहा कि पहले उस कोठे पर मैं ग्राहक बनकर जाऊं, ताकि मैं ये पक्का कर सकूं कि तुम्हें इसी कोठे पर बेचा गया है, क्योंकि मेरे दोस्तों का कोई भरोसा नहीं हो सकता है। वह लोग हमें गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहे हों। इसी कारण मैं वहाँ तुम्हारा ग्राहक बनकर आया था। अपने पिता की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोई और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने उन्हें इतना गलत समझा। मुझे तो यही लग रहा था कि नशे की लत को पूरा करने के लिए मेरे ही सगे पिता ने मुझे कोठे पर बेच दिया। मेरे पापा ने कहा, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं नशे में इतना अंधा होता चला जा रहा था कि सही और गलत इंसान की पहचान ही नहीं कर पा रहा था। तुमने तो मुझे उन आदमियों से न जाने कितनी बार दूर रहने को कहा था, पर मैं ही नहीं माना। लेकिन अब उन्हें उनके किए की सज़ा मिल चुकी है, और आज तुम जिस हाल में पहुंची थी उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं ही था। इसीलिए अगर हो सके मेरी बच्ची तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी तरह के नशे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और किसी भी गलत इंसान की संगत नहीं रखूंगा, बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान, एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। जब मैं घर पहुंची तो मम्मी मुझे देखकर बहुत खुश थीं। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मेरे पिता भी अब सुधर चुके थे और उन्होंने एक बार फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया था, और मैंने भी वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। धीरे धीरे हमारे घर के हालात अब काफ़ी बेहतर हो गए थे। अभी तक हमारे घर में जो भी कमियां थीं वह भी सब दूर होने लगी थीं। दोस्तों, नशा एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ नशा करने वाले इंसान को बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। इसीलिए
हमें किसी भी तरह के नशे को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए और जो लोग इसे बढ़ावा देते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि संगति का असर इंसान के ऊपर ज़रूर होता है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।